अब हम दोस्तों जो है वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से जो है मुगल कालीन शासन व्यवस्था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका जो अक्सर 1 नंबर का प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं। मुगल काल में जो मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। और बाबर के समय कौन सा पद अत्यधिक महत्वपूर्ण था? कौन सा था दोस्तों? जो वजीर का पद था वह बाबर के समय अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसके बाद अगर बात करें औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय जो है किसने दीवान के पद पर सबसे अधिक समय तक कार्य किया? तो किसने किया दोस्तों? असद खान ने। और फिर आता दोस्तों अगला आता है कि लगानहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता था? तो मुगल काल में जो लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र द्वारा किया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें मुगल कालीन जो शासन व्यवस्था की, तो सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता दोस्तों? सामान कहलाता था। तो ये है दोस्तों मेन फैक्ट। इन सभी को आपको अच्छे से चर्चा इन सभी के बारे में आपको अच्छे से चर्चा करनी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो हम इस सेशन में जो शुरू करने वाले हैं वन लाइनर, सिंगल लाइनर। जी हाँ दोस्तों, जो आपका जो मुगल वंश है, मुगल से संबंधित अक्सर जो है अब एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो थ्योरेटिकल आपने सब पढ़ा होगा, लूसेंट आपने सब पढ़ी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपने अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ी होगी। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर आपने सभी चीज़ें पढ़ी है, अगर आप एक बार फिर से वन लाइनर देखोगे तो आपको जो है सारी चीज़ें जितनी भी आपने पढ़ी है वह जो है आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो इसी के माध्यम से जो हमारी ये वीडियो का जो पर्पज़ था, यही कारण था कि आपकी तैयारी आपने सभी पढ़ रखा है तो आपके जो है क्या करना है, सिर्फ तरोताज़ा करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मुगल वंश, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल वंश का जो संस्थापक कौन था दोस्तों? बाबर था। कब था? जन्म कब हुआ? इसके बारे में हम इसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि वन लाइनर में आपके एक भी फैक्ट जो है यहाँ से छूटने वाला नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे जो है 70% चांस है दोस्तों, तो आपको जो है मुगल वंश से यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आता अगला कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ किसकी स्थापना की? तो किसकी स्थापना की दोस्तों? पद पातशाही की स्थापना की। इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? बाबर के शासनकाल को बादशाह। फिर आता दोस्तों मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? इसमें स्टार लगा देना। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी फारसी थी। कई बार जो है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बाबर की। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं? बाबर। अभी तो हमने मुगलों के बारे में थोड़ा सा इतिहास पढ़ा था। अब बाबर की बात करते हैं। बाबर का जो शासनकाल रहता है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। अब बात करते हैं बाबर का जन्म कब हुआ? 1483 ईस्वी में जो है बाबर का जन्म होता है। और बाबर के पिता के नाम की बात करें तो उमर शेख मिर्जा जो है इनके पिताजी का नाम है। और बाबर जो है फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा दोस्तों? 1494 ईस्वी में। फिर आता है बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की? तो 1507 ईस्वी में जो है बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। फिर आता है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों? 5 बार जो है बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण किया। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा है कि बाबर ने जो है भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो 1519 में जो है बाबर ने जो है पहली बार जो है भारत में आक्रमण किया। किसके विरुद्ध? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला पॉइंट है कि इस आक्रमण में बाबर ने किसको अपने अधिकार में लिया? तो किसके अपने अधिकार में कर लिया था? बाजौर और बेरा को। इस बात को भी आपको याद कर लेना है। कौन सा आक्रमण? जो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध जो आक्रमण हुआ था 1519 में। फिर आता है दोस्तों अगला जो फैक्ट आता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण किसने भेजा था? तो किसने भेजा था दोस्तों? यानी कि पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। तो ये सभी मेन पॉइंट है दोस्त, मेन पॉइंट है। इस पे आपको स्टार लगा देना है। तो एक छोटा सा क्या है दोस्तों, मोटिवेशनल कोट्स है आपके लिए कि कई बार क्या हो जाता है कि हम जो है बार बार एग्जाम दे देते हैं, फिर हमारा जो है पढ़ाई से मन टूट जाता है। तो इसी के विषय में हम जो आपके सामने एक छोटा सा कोट रखेंगे कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो आप लगे रहिए दोस्तों मेहनत के साथ, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग जरूर लाती है।
तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और क्या फैक्ट सीरीज है बाबर के बारे में, क्या फैक्ट सीरीज है। तो बात करते हैं बाबर के बारे में कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ। पानीपत अगर हम बात करें तो कब हुआ दोस्तों, 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल, डेट भी आपको याद करनी है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलमनामा का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ। तो किस युद्ध में हुआ दोस्तों, पानीपत के युद्ध में। यहाँ पर आप स्टार लगा देना है, 3 स्टार दोस्तों आपको यहाँ पर लगा देने हैं। और इस युद्ध में जो है दोस्तों राणा सांगा की जो है हार हो जाती है और बाबर जो है इसमें विजय हो जाता है। तीसरा जो आपका पॉइंट है पानीपत की लड़ाई में। अब इसके बाद आता है दोस्तों खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध की बात करें दोस्तों कब हुआ, 1527 ईस्वी में। अगर हम डेट की बात करें तो 16 मार्च, क्या रखना है आपको याद, 16 मार्च 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। और इस युद्ध में जो है दोस्तों किसकी विजय होती है, बाबर की विजय होती है। और इसके बाद आता है दोस्तों अगला जो आपका आता है चंदेरी का युद्ध। फिर चंदेरी का युद्ध कब होता है, चंदेरी के युद्ध की बात करें दोस्तों, यह भी आपका कब होता है, ठीक 1 साल बाद 29 जनवरी, आपको डेट याद रखनी है, 29 जनवरी 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध होता है, मेदनी राय एवं बाबर के बीच होता है। ये सभी फैक्ट सीरीज आपको याद रखनी है। और इसमें भी किसकी विजय होती है, बाबर की विजय होती है। अगला जो युद्ध लड़ा था दोस्तों बाबर ने, वह लड़ा था 1529 में घाघरा का युद्ध। किसका लड़ा था, घाघरा का युद्ध, यानी कि अफगानों और बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था, 6 मई 1529 को। कब लड़ा गया था दोस्तों, 6 मई 1529 को। तो डेट भी आपको याद रखनी है। और इस युद्ध में जो है किसकी विजय होती है, बाबर की विजय होती है। और इसी के बाद दोस्तों बाबर को जो है उसकी उदारता के लिए किसकी उपाधि दी गई, तो कलंदर की उपाधि किसको दी गई, बाबर को दी गई। और खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की, तो किसकी उपाधि धारण की दोस्तों, गाजी की उपाधि धारण की। और बाबर की मृत्यु कब होती है, 1530 में आगरा में जो है बाबर की मृत्यु होती है। और बाबरनामा जो पुस्तक है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, बाबर ने जो है वह पुस्तक लिखी थी। और बाबर ने जो है आप अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी, तो किस भाषा में लिखी थी दोस्तों, तुर्की भाषा में लिखी थी। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर बाबर की बात करें दोस्तों, इसे कहाँ दफना गया, यानी कि इसका जो कहाँ दफनाया गया दोस्तों, अफगानिस्तान, काबुल। कहाँ दफनाया गया, अफगानिस्तान काबुल में जो है इसे दफनाया गया। पहले तो दोस्तों कहा बाबर जब मरा था, जब उसकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 27 सितंबर 1530 में। तब बाबर को कहाँ दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है बाबर को कहाँ दफनाया गया, उसने जो अपनी कब्र के लिए जो स्थान चयनित किया था, कौन सा था, वह था आपका अफगानिस्तान, जो कहाँ, अफगानिस्तान के काबुल में। तो ये सभी पॉइंट जो है दोस्तों बाबर के बारे में काफ़ी मज़ेदार है, तो इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों बाबर जी के बारे में, जो बाबरनामा है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खाना द्वारा जो है बाबरनामा का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। तब आता है अगला आता है कि मुय्यायान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, मुय्यायान नामक पद्य शैली। तो इस पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। फिर आता है कि बाबर किसका अनुयायी था, तो बाबर जो है दोस्तों नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। अब आता है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो कौन था दोस्तों, हुमायूं जो है बाबर का उत्तराधिकारी होता है। और फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है, फरगना जो है वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। और बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी दोस्तों, समरकंद जो है बाबर के वंशजों की राजधानी थी। तो ये सभी पॉइंट जो है आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो ये दोस्तों फैक्ट सीरीज है, सिर्फ फैक्ट इसमें आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर आता है दोस्तों अगला आपका शासक कौन आता है, हुमायूं आता है। 1530 से 1556 ईस्वी तक जो है हुमायूं का शासन चलता है। फिर हुमायूं के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, इसी में हम चर्चा करेंगे। तो नसरुद्दीन हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा, तो 1530 में जो है यह सिंहासन पर बैठता है, कहाँ पर, आगरा में। फिर आता है गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, तो कहाँ का था दोस्तों, बदख्शां का सूबेदार था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करना है। अगला फैक्ट सीरीज क्या है दोस्तों, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की, तो 1533 ईस्वी में जो है हुमायूं के द्वारा जो है दीन पनाह की स्थापना की जाती है। फिर आता है दोस्तों अगला आता है कि चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ, तो 1539 ईस्वी में जो है शेर खां और हुमायूं के बीच में जो है दोस्तों चौसा का युद्ध होता
है। अगला आता है कि इस युद्ध में जो है किसकी विजय होती है, शेर खां की जो है दोस्तों इस युद्ध में विजय होती है। फिर आता है दोस्तों अगला आता है आपका सीरीज क्या आती है, फैक्ट सीरीज, कि विलग्राम या कन्नौज का युद्ध किन के बीच हुआ। तो 1540 ईस्वी में जो है शेर खां और हुमायूं के बीच में जो है विलग्राम का युद्ध होता है और इसमें भी जो है दोस्तों शेर खां की विजय होती है और हुमायूं जो है इसमें हार जाता है। तो इसी युद्ध के बाद दोस्तों जो विलग्राम युद्ध के बाद जो है हुमायूं क्या होता है, सिंध चला जाता है राजकाज छोड़ के। फिर आता है कि हुमायूं का निकाह किसके साथ हुआ। तो 1541 ईस्वी में जो है दोस्तों हमीदा बानो बेगम के साथ जो है इसकी शादी हो जाती है और हुमायूं जो है दोस्तों पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठता है, 1555 ईस्वी में, जब पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करने के बाद जो है दोस्तों यह जो है हुमायूं की गद्दी सिंहासन पर बैठता है। और हुमायूं की मृत्यु की बात करें दोस्तों तो कब होती है, 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। और हुमायूं नामा जो पुस्तक है दोस्तों किसने लिखी थी, गुलबदम बेगम द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी जाती है। तो इन सभी को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। इसके बाद आता है दोस्तों शेरशाह। शेरशाह की बात करें तो यह आपका जो है 1540 से 1545 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल चलता है। यानी कि हुमायूं को हराने के बाद दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है, यही बैठता है कौन सा आपका शेरशाह। अगर सूर साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, अफगान वंशी शेरशाह सूरी को जो है सूर साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शेरशाह का जन्म कब हुआ दोस्तों, 1472 ईस्वी में जो है इसका जन्म होता है। बजवाड़ा होशियारपुर में जो है इसका जन्म होता है। और शेरशाह के बचपन के नाम क्या था दोस्तों, इसका फरीद खां जो है इसका बचपन का नाम था। और फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी, और इसको जो यह उपाधि दोस्तों किसके द्वारा दी गई, जो अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने। तो लोहानी ने दोस्तों जो है इसको शेर खां की उपाधि दी। अब आता है दोस्तों अगला आता है कि शेरशाह जो है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, यानी कि बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी के बाद जो है यह गद्दी पर बैठता है। और मृत्यु की बात करें दोस्तों तो 1545 में जो है शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह के समय जो है कालिंजर का शासक कौन था, तो कौन था दोस्तों, कीरत सिंह था। और शेरशाह का मकबरा कहाँ निर्मित किया गया, तो सासाराम में जो है शेरशाह का जो है मकबरा निर्मित किया गया। अब आता है दोस्तों रोहतासगढ़ किला और किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया। रोहतास से किला और किला ए कोहना नामक जो मस्जिद है, इन दोनों का निर्माण जो है दोस्तों शेरशाह द्वारा कराया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। इसके बाद आता है दोस्तों शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ, इस्लाम शाह जो है शेरशाह का उत्तराधिकारी होता है। फिर आता है दोस्तों कि शेरशाह ने भूमि के लिए किसका प्रयोग किया, तो किसका प्रयोग किया दोस्तों, 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी और सिकंदरी गज भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया, शेरशाह द्वारा किया गया। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें आपको 3 स्टार जरूर लगाने हैं। अगला आता है दोस्तों शेरशाह से संबंधित फैक्ट कि शेरशाह के समय लगान की दर क्या थी, तो क्या थी दोस्तों, उपज का 1/3 भाग जो है शेरशाह के समय लगान की दर थी। इसके अलावा शेरशाह के बारे में और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, फिर आता दोस्तों काबुलियत एवं पट्टा प्रथा। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, शेरशाह द्वारा की जाती है। फिर आता है कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पूर्व किसने स्थापित किया, तो 1541 में जो है दोस्तों शेरशाह ने किसको, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से, तो पटना की स्थापना किसके द्वारा की गई, शेरशाह के द्वारा की गई। कब, 1541 में। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। फिर आता है जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह ने जो है इसका निर्माण करवाया। फिर आता दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो यात्री रहते दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, इस प्रकार से कभी प्रश्न बन जाता है, तो शेरशाह के यह समकालीन थे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, शेरशाह द्वारा किया गया। और शेरशाह द्वारा जो है भू राजस्व की कौन सी पद्धति अपनाई गई, तो राय जो पद्धति है दोस्तों भू राजस्व की, वह किसके द्वारा अपनाई जाती है, शेरशाह द्वारा अपनाई जाती है। अब शेरशाह का भी शासनकाल समाप्त हो जाता है और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। अब आता है दोस्तों आपका अकबर के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो अधिकतर प्रश्न बनते हैं, तो इसे भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अब आता है कि अकबर का जन्म कब होता है, तो कब होता है, 1542 ईस्वी में जो है अकबर का जन्म होता है। और अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक, तो 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर में जो है इसका राज्याभिषेक होता है। अब आता है कि अकबर का शिक्षक कौन था, तो कौन था, शिक्षा अकबर को किसने दी, अब्दुल तलीफ ईरानी द्वारा। फिर आता है कि अकबर किसकी उदाहरणा पर कर सिंहासन पर बैठा, तो कौन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी।
इसकी उपाधि धारण कर जो है दोस्तों यह जो है गद्दी पर बैठता है। फिर आता है कि बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा, तो कब तक रहा 1556 से 1560 ईस्वी तक जो है बैरम खां अकबर का संरक्षक था। एग्जाम में सवाल बनता है कि बताइए कि निम्न में से बैरम खां किसका संरक्षक था। ऑप्शन में आपके 4 दिखेंगे, अकबर, बीरबल, हुमायूं, शेरशाह। तब आपको जो है दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। तो बैरम खां जो है किसका संरक्षक था, अकबर का संरक्षक था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है 1556 ईस्वी में। डेट आपसे पूछ लिया जाता है कि 5 डेट आपको क्या याद रखनी है। 5 नवंबर 1556 को जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। किसके बीच में, अकबर हेमू के बीच में। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब होती है 1526 ईस्वी में। और पानीपत की जो तृतीय लड़ाई होती है दोस्तों, पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है वह होता है दोस्तों कब होता है 14 जनवरी, कब होता है 14 जनवरी 1761 में जो है पानीपत का तीसरी लड़ाई होती है। पानीपत वर्तमान में कहाँ पर है, हरियाणा जिले में स्थित है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है दोस्तों, इसमें जो है अफगानों की जीत होती है और मराठाओं की हार होती है। मराठा अफगान के बीच में लड़ा जाता है तृतीय युद्ध। द्वितीय युद्ध की बात करें, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें हेमू की जो है इसमें हार हो जाती है और इस युद्ध में जो है अकबर की विजय हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यह युद्ध होता है और अकबर जो है दोस्तों इसमें विजय रहता है। तो कब होता है 1576 में होता है। डेट आप याद रखनी है, डेट कब 18 जून 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अगला आता है दोस्तों, अगला फैक्ट क्या है कि इस युद्ध में किसकी विजय होती है, अकबर की विजय होती है। तो ये आप सभी को पता है। जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है दोस्तों, उस युद्ध में जो है मुगल सैनिक का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो मान सिंह एवं आसफ खां द्वारा जो है मुगल सेना का नेतृत्व किया जाता है। और अकबर का सेनापति कौन था, मान सिंह। तो इस बात को भी आपको नोट कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण है। दोनों पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगला आता दोस्तों, अकबर से संबंधित आता है कि दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था। तो कौन था दोस्तों, अकबर था। और अकबर ने जो है जैन धर्म के जौनाचार्य हरिविजय सूरी को किसकी उपाधि प्रदान की, तो किसकी उपाधि प्रदान की दोस्तों, जगत गुरु की। और राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी, तो अकबर के शासनकाल में। फिर आता दोस्तों, अकबर के दीवान राजा टोडारमल ने कौन सी व्यवस्था लागू की, तो 1580 में दहसाला बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया, अकबर के दीवान राजा टोडारमल ने जो है 1580 में दहसाला बंदोबस्त क्या किया दोस्तों, लागू किया। यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी पॉइंट जो है चारों के चारों पॉइंट इसमें आपको स्टार लगा देने हैं। फिर आता है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है अकबर के बारे में कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे, तो मित्र तानसेन जो है प्रसिद्ध संगीतकार थे। और दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, प्रसिद्ध चित्रकार जो है अब्दुल समद, क्योंकि इसके नौरत्न किसके उसमें थे दोस्तों, अकबर के शासनकाल में थे। और अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों, मनसबदारी प्रथा थी। और अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, तो कौन थे, शेख सलीम चिश्ती जो है प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये जो सभी जो फैक्ट है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है अकबर के बारे में। इन सभी को आपको जो है स्किप नहीं करना है, क्योंकि अक्सर जो है प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं, अगला जो आप हमारा आता है, अगला आता है दोस्तों, अकबर की मृत्यु कब हुई, तो 1605 इसमें इसकी मृत्यु होती है। और अकबर को कहाँ दफनाया गया, तो आगरा के निकट सिकंदरा में जो है इसे दफनाया जाता है। और अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई, अबुल फजल द्वारा जो है इसकी रचना की गई। और बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास जो है सेनापति किसका था, अकबर का। और क्या था दोस्तों, इसके बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। तो फिर आता है संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, ग्वालियर में जो है इसका जन्म होता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों, जो तानसेन है इसकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग। यहाँ पर आपको मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार और मियाँ की टोडी, ये तीनों शब्द कहीं पर भी आपको नजर आए तो आपको क्या लगा देना, वहां पर तानसेन लगा देना है। और तानसेन का जो वास्तविक नाम क्या रहता है, पंडित रामतनु पांडे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। फिर आता है कि अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी, तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है, अकबर द्वारा किसको दी गई, तानसेन को दी गई। फिर इसके बाद अगला जो फैक्ट आता है कि अकबर ने भगवान दास को किसकी उपाधि दी, तो किसकी उपाधि दी, अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई। तो ये सभी जो फैक्ट है दोस्तों अकबर के बारे में है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, तो किसने की,
अकबर द्वारा की गई। कब की गई? 1602 ईस्वी में। क्यों की गई? कहानी बताता हूँ। 1602 ईस्वी में जो है जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी और सम्राट अकबर ने जो है यहीं पर जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो अगला आता है कि नकीब खां, अब्दुल कादिर बंदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया? सबसे पहला पॉइंट, रामायण एवं महाभारत का अनुवाद किसने किया? नकीब खां, अब्दुल कादिर बंदायूनी तथा शेख सुल्तान ने जो है इनका अनुवाद किया। किस भाषा में किया? फारसी भाषा में किया। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, नकीब खां, अब्दुल कादिर बंदायूनी, शेख सुल्तान। और फिर आता है रामायण एवं महाभारत का अनुवाद किया किस भाषा में? फारसी भाषा में किया। अगला आता है कि रज्मनामा किस पुस्तक का अनुवादित रूप है? तो महाभारत का जब इन्होंने अनुवाद किया तो किस नाम से किया? रज्मनामा से किया। फिर आता है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? अबुल फजल द्वारा जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया जाता है। तो सभी फैक्ट दोस्तों आपको अच्छे से नोट करने हैं। अब अबुल फजल द्वारा जो है पंचतंत्र का अनुवाद तो किया जाता है, लेकिन किस नाम से किया? तो अनवर ए सादात नाम से किया गया। फिर आता है कि मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया? तो किस नाम से किया? यार ए दानिश नाम से किया। फिर आता है दोस्तों अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने जो है अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया। फिर आता है कि राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? तो मुल्ला शाह मोहम्मद ने। तो यहाँ तक दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम अकबर की बात करें, अकबर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, उन सभी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो अकबर द्वारा जो है दास प्रथा का अंत किया जाता है। कब किया जाता है? 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा जो है क्या किया जाता है? दास प्रथा का अंत किया जाता है। कब? 1562 में दास प्रथा। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली? 1562 में ही जो दोस्तों इसको हरम दल से मुक्ति मिलती है। तो ये सभी आपको नोट करते हुए चलना है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया गया? 1563 ईस्वी में जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया जाता है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त जो है इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा जजिया कर समाप्त कब होता है? 1564 में अकबर द्वारा जो है जजिया कर समाप्त किया जाता है। जजिया कर। फिर बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा और क्या है दोस्तों? इसके अलावा जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अकबर द्वारा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा की जाती है। और राजधानी जो है दोस्तों आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थापित की गई? 1571 में जो है आगरा इसने राजधानी स्थानांतरित की। और इबादत खाने की स्थापना 1575 में जो है अकबर द्वारा जो है इबादत खाने की स्थापना की जाती है। और मजहर की घोषणा 1579। और दीन ए इलाही धर्म है 1582 में जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की जाती है। इलाही धर्म की स्थापना जो इसके द्वारा की जाती है। और राजधानी लाहौर जो है आगरा से लाहौर कब स्थानांतरित की गई? इसने 1585 में जो है ये अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित करता है। कहाँ पर? लाहौर स्थानांतरित करता है। तो ये सभी फैक्ट जो है दोस्तों अकबर के बारे में है। अब आते हैं इसके बाद आपका जो अगला बादशाह आता है, तो अब आता है दोस्तों जहांगीर के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो है अकबर का उत्तराधिकारी होता है। और इसके जो नाम रहता है दोस्तों सलीम जो इसका नाम रहता है। 1605 से 1627 तक जो है इसका शासन रहता है। और 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासन रहता है। और सलीम का जन्म की बात करें तो 1569 में जो इसका जन्म होता है। और अकबर ने जो है अपने पुत्र सलीम का नाम किसके नाम पर रखा? तो सूफी संत जो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जो है इन्होंने क्या करा? अपने इस पुत्र का नाम रखा। फिर आता है दोस्तों सलीम किसकी उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा? 1605 ईस्वी में जो है जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर जो है यह गद्दी पर बैठता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब आता है दोस्तों जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? तो जहांगीर को दोस्तों न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। आगरा में जो दोस्तों इन्होंने न्याय के लिए जो है एक सोने की जंजीर बनाई थी जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। तो जहांगीर ने यह जंजीर कहाँ पर लगवाई थी? तो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट के किनारे पर स्थित यह जंजीर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आपको नोट कर लेना है। और पत्थर के खंभे में दोस्तों इससे जो है यह लगाया गया है। फिर बात करते हैं दोस्तों जहांगीर द्वारा जो है शुरू की गई तुझ ए जहांगीरी नामक
प्रथा को किसने पूरा किया? जो तुझ के जहांगीरी है, जहांगीरी जो है इस प्रथा को शुरू किया, तो इसे जो है पूरा किसने किया? मोतीमिंद खान है। फिर अगला जो फैक्ट है दोस्तों जहांगीर से संबंधित, जो सिख के जो पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, इन्हें जो है फांसी किसके द्वारा दी जाती है? जहांगीर द्वारा जो है फांसी दी जाती है। कब दी जाती है? तो यह दो है दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। अब आता है कंधार पर किसने अपना अधिकार कर लिया था 1622 में? शाह अब्बास ने। फिर आता है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा जो है नूरजहां का वास्तविक नाम था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। और जहांगीर ने जो है मेहरुन्निसा से विवाह कब किया? 1611 ईस्वी में जो है इसने मेहरुन्निसा से विवाह किया। तो कब होता है दोस्तों इनका जो विवाह होता है? 1611 ईस्वी में होता है। जो नूरजहां है दोस्तों, यह जो है ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री है। किसकी पुत्री है दोस्तों? गयास बेग की पुत्री है। इनकी शादी जो है दोस्तों पहले भी हो चुकी थी नूरजहां की। किसके साथ? 1594 जो है इनकी शादी हो जाती है। नूरजहां का विवाह किसके साथ हो जाता है? अली कुली बेग से जो है इसके साथ इनकी शादी हो जाती है। और जहांगीर ने जो है एक शेर मारने के कारण जो है अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। तो बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या फैक्ट है जहांगीर के बारे में। तो एक जो तथ्य है दोस्तों, मैंने कहा था कि शेर खां की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। किससे दी? अली कुली बेग को, जो किसका पति था? मेहरुन्निसा का पति था। इस बात को भी आपको नोट करना है। अली कुली बेग को जो है जहांगीर ने शेर खां की उपाधि दी थी। अब अगला फैक्ट आता है, जब जहांगीर का विवाह हो जाता है तो वह जो है नूरजहां को किसकी उपाधि किसकी उपाधि देता है? नूर महल और नूरजहां की जो है उपाधि देता है। लेकिन इसका जो वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? मेहरुन्निसा था। नूरजहां किसने कहा? यह उपाधि जो है जहांगीर द्वारा इसे प्रदान की जाती है। फिर आता है दोस्तों अगला जो आता है कि जहांगीर ने गियास बेग को किसकी उपाधि दी? तो एतमाद उल्ला एतमाद उद दौला को जो है गियास बेग को यह उपाधि देता है। फिर आता है दोस्तों कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी? तो नूरजहां की मां जो अस्मत बेगम थी, वह जो है गुलाब से इत्र निकालती थी। इस विधि का आविष्कार किया। फिर आता है दोस्तों जहांगीर की मृत्यु कब होती है? 1627 ईस्वी में जो है भीमवार नामक स्थान पर जो है इनकी मृत्यु होती है। और इसकी जो अगर हम बात करें दोस्तों, इसे जो है रावी नदी के किनारे लाहौर शहादरा, कहाँ पर दफनाया गया दोस्तों? शहादरा में जो है इसे दफनाया जाता है, जो कहाँ पर वर्तमान में लाहौर किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर स्थित है। 28 अक्टूबर 1627 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों किसके शासनकाल को जो है मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? किसके शासनकाल? जहांगीर के शासनकाल। तो बात करें दोस्तों जहांगीर के जो दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे जहांगीर के दरबार में? आपको सबके नाम लिखने हैं। प्रमुख चित्रकार सबसे पहले आता है आगा रजा, फिर आता है दोस्तों अबुल हसन, अगला आता है अबुल हसन। इसके अलावा अगर बात करें मोहम्मद नासिर, फिर इसके बाद अब बात करें दोस्तों मोहम्मद मुराद। ये सभी क्या है? चित्रकार थे किसके? जहांगीर के शासनकाल में। फिर आता है दोस्तों उस्ताद मंसूर, सभी को आपको अच्छे से लिखना है। फिर इसके अलावा विशनदास, फिर इसके अलावा आता है दोस्तों विशनदास, फिर आता है मनोहर और अंतिम जो आता है दोस्तों कौन सा आता है? गोवर्धन फारूक बेग और दौलत। ये सभी क्या है? जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे। फिर इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में किसकी स्थापना की? तो चित्रणशाला की स्थापना करता है। फिर आता है कि उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी? तो नादिर उल उस एवं नादिर उजमा। फिर अगला आता है कि जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर आता है कि एतमुद्दौला का मकबरा जो है 1626 में किसके द्वारा बनाया जाता है? नूरजहां ने बनाया। फिर आता है कि अशोक के किस स्तंभ में जहांगीर का लेख उत्कीर्णन है? तो किस स्तंभ में दोस्तों? कौशाम्बी स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा। तो जहांगीर का मकबरा सबसे पहले हमने कहा था भीमवार नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और शहादरा लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है इसका मकबरा आपको देखने को मिलेगा। और इस मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? नूरजहां द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जाता है। तो बढ़ते हैं, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया? तो 1608 ईस्वी में जो है कैप्टन हॉकिंस जो अंग्रेज था, प्रथम अंग्रेज जो है किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में आता है। काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों सर टॉमस रो, इसे भी आपको नोट कर लेना है। सर टॉमस रो, विलियम फिंच
और एडवर्ड टेरी, ये तीनों जो है दोस्तों यूरोपीय यात्री थे। कौन कौन? सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री किसके शासनकाल में आते हैं? जहांगीर के दरबार में यह आते हैं। कब आते हैं? 1615 ईस्वी में। तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी कि रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण था। फिर अगला आता है दोस्तों, श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग और निशान बाग किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो श्रीनगर में जो शालीमार बाग, निशात बाग, यह जो है जहांगीर द्वारा जो है इनका निर्माण किया जाता है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तुजुक ए जहांगीरी फारसी में किसके द्वारा लिखी जाती है? जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा किस में लिखी दोस्तों? फारसी में लिखी। फिर आता है मुगलों को नौरोज त्योहार कहाँ से मिला? पारसियों से जो है नौरोज त्योहार मिलता है। फिर आता है जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह किस मुगल शासक ने कहा? तो किसने कहा था दोस्तों? जहांगीर ने कहा था। फिर अगला जो फैक्ट आता है आपका कि किस शासक ने नरुद्दीन की उपाधि धारण की? तो किसने की? जहांगीर ने जो है उपाधि धारण की। फिर आता है कि किस शासक ने निसार नामक सिक्कों का प्रचलन किया? तो किसने किया? जहांगीर ने जो है निसार नामक सिक्कों का प्रचलन किया। फिर आता है अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद दोस्तों अनवर ए सुहेली ग्रंथ। पढ़ते हैं इसके अलावा आगे क्या फैक्ट है जहांगीर के बारे में। तो अगली आपकी फैक्ट सीरीज आती है दोस्तों, जहांगीर के बाद जो है सिंहासन पर कौन बैठता है? 1627 से 1657 ईस्वी तक यह बैठता है दोस्तों आपके शाहजहां। शाहजहां की बात करें जहांगीर के बाद शासन, जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 तक। अकबर का जो शासनकाल था दोस्तों 1556 से लेकर 1500 कब तक था? 1605 तक। और उससे पहले हुमायूं का जो शासनकाल था वह था आपका 1530 से लेकर 1556 तक। और 1530 तक किसका शासनकाल था दोस्तों? जल्दी से आपको बताना है। 1530 तक किसका शासनकाल था? यह क्या है आपके लिए होमवर्क है। तो बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530 तक है, तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद आता है आपका शाहजहां 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक। फिर आते हैं दोस्तों जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठता है? शाहजहां बैठता है। और शाहजहां का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? खुर्रम खान जो है इसके बचपन का नाम था। और शाहजहां किसकी उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठता है? तो अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद शाही की उपाधि धारण करते हुए यह गद्दी पर बैठता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शाहजहां ने जो है महावत खान को किसकी उपाधि प्रदान की गई? तो खान खाना की उपाधि जो है यह महावत खान को प्रदान करता है। शाहजहां के कुछ प्रमुख कार्य क्या क्या है दोस्तों? आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था जिसके हाथ काट दिए गए थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। मयूर सिंहासन निर्माण का करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो बेबादल खां था। तो ये काफी अच्छी स्लाइड है, इसे आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसे आपको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। सभी चीजें आपको पता लग गई, लेकिन आपको ये पता है कि ताजमहल का निर्माण जो है कब होता है? 1632 में जो है ताजमहल का निर्माण किया जाता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगली जो फैक्ट सीरीज है दोस्तों, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? तो दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया जाता है? शाहजहां द्वारा बनाया जाता है। दीवाने आम, दीवाने खास और दिल्ली जो जामा मस्जिद है किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है? शाहजहां द्वारा। और आगरा का जो मोती मस्जिद है दोस्तों, ये सभी जो है किसके द्वारा करवाए जाते हैं? शाहजहां द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आगरा का मोती मस्जिद और इसके अलावा ताजमहल, लाहौर किला, लाहौर किले में जो स्थित जो शीश महल है उसका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? शाहजहां द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। और इसी के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से नोट करनी है। फिर आता है दोस्तों शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा कहाँ स्थापित किया? तो दिल्ली में। आगरा से दिल्ली में जो है राजधानी स्थानांतरित किसके द्वारा की गई? शाहजहां द्वारा की गई। कब की गई? 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी में जो है इसके द्वारा यह की जाती है। तो इसे भी आपको अच्छे से
नोट करना है। और वहीं पर जो है दोस्तों यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। तो शाहजहानाबाद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? शाहजहां द्वारा। कहां पर है? दिल्ली में, यमुना नदी के तट पर। फिर अगला जो आता है दोस्तों, आगरा में जो मोती मस्जिद है शाहजहां द्वारा बनाई जाती है, लेकिन जो आगरा में जो जामा मस्जिद जो आगरा की है, किसके द्वारा? यह जो है दोस्तों जहां आरा, जो शाहजहां की जो पुत्री है जहां आरा द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। ये फैक्ट भी आपको नोट करना है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो क्या है आपका, शाहजहानाबाद। जब इसने लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की, तब इसने जो है इसकी नींव डाली शाहजहां ने। फिर आता आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने किया। फिर आता है जहां शाहजहां के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो मोहम्मद फकीर एवं मीर हाशिम। मोहम्मद फकीर एवं मीर हाशिम जो है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आपको 3 स्टार लगाने हैं। यह जो है शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। फिर आता है शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को किसकी उपाधि दी? तो गुण समंदर की उपाधि जो है यह प्रदान करता है। फिर बढ़ते हैं, अगला आता है दोस्तों, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? तो दारा शिकोह जो है शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान था। फिर आता है भगवत गीता एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने के द्वारा किया जाता है? दारा शिकोह। भगवत गीता रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दारा शिकोह द्वारा किया जाता है। किस नाम से किया? सर ए अकबर के नाम से द्वारा किया जाता है। किसका? उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से किया जाता है? सर ए अकबर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? दारा शिकोह द्वारा। काफी महत्वपूर्ण है। अब आता है धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध कब होता है? 1658 में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच में जो है धर्मट का युद्ध होता है। डेट की बात करूं तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। तो धर्मट, इसमें किसकी हार होती है? दारा शिकोह जो इसमें हार जाता है, और औरंगजेब की जो है दोस्तों इसमें विजय हो जाती है। तो बढ़ते हैं, अगला जो आपका फैक्ट आता है, धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में होता है। किसकी हार होती है? दारा शिकोह की इसमें हार होती है। फिर आता है उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1659 ईस्वी में देवराय की घाटी में जो है उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध लड़ा गया। फिर इसके अलावा दोस्तों जो है एक अन्य सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 में होता है। 15 अप्रैल 1658 में जो है दारा एवं औरंगजेब के बीच में जो है दोस्तों धर्मट का युद्ध होता है। इसमें जो है दारा की पराजय होती है, और सामूगढ़ का युद्ध होता है दोस्तों 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच होता है। और इस युद्ध में भी जो है दारा की हार हो जाती है, और उत्तराधिकारी का जो अंतिम युद्ध होता है वो कब होता है? देवराय की घाटी में 1659 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध में जो है दारा के पराजित होने पर जो है उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी जाती है। दारा शिकोह की जो दोस्तों इसमें हत्या कर दी जाती है। 3 बार जब वो हार जाता है तो 30 अगस्त 1659 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं, अगला आता है कि दारा शिकोह किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शाह बुलंद इकबाल के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? शाह बुलंद इकबाल। फिर आता है शाहजहां की मृत्यु कब होती है? अपने कैदी जीवन में 8वें वर्ष 1666 ईस्वी में जो इसकी मृत्यु होती है। होता क्या है दोस्तों, 8 जून 1658 को जो है औरंगजेब ने जो है शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के, यानी कि 22 जनवरी 1666, कब होती है? 22 जनवरी 1666 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को भी आपको नोट करते हुए चलना है। और फिर आता है दोस्तों मुमताज महल का जो वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम जो है मुमताज महल का वास्तविक नाम। मकबरे की बात करें शाहजहां का कहां पर है दोस्तों? सभी को पता है आगरा में जो है इसे दफनाया जाता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो आपके लिए दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशनल क्वाइट है, इसे आपको ध्यान से सुन लेना है। कई बार जो है आपके एग्जाम जो है 3 बार 4 बार 5 बार दे दी है, तो आपका जो है मन टूटने लग जाता है। तो इस क्वाइट के बाद जो है आपको जो है आपका मन नहीं टूटेगा। तो क्या है? हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। यानी कि हार आपको जो है वह सबक है जो आपको क्या देगी? बेहतर होने का मौका देगी। तो इसीलिए दोस्तों हार से कभी घबराना नहीं है। तो बढ़ते हैं, जहांगीर 1605 1627 में चल बसा। अगले जो आते हैं औरंगजेब।
अगले जो आते हैं जहांगीर के बाद कौन आता है 1627, 1657 शाहजहां। 1658 में क्या होता है 1658 से लेकर 1707 तक किसका शासन रहता है औरंगजेब का शासन रहता है। जन्म की बात करें 1618 को देहात गुजरात नामक स्थान पर जो है इनका जन्म होता है। कब 24 अक्टूबर 1618 को। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है कहाँ होता है देहात गुजरात नामक स्थान पर। और औरंगजेब की बात करें तो अधिकांश जो समय है दोस्तों इन्होंने जो है नूरजहां के साथ व्यतीत किया। और औरंगजेब का जो विवाह होता है दोस्तों किसके साथ होता है दिलराम बानो बेगम के साथ जो है इनका विवाह होता है। कब होता है 1637 में जो है इनका विवाह होता है। फिर अगला आता है औरंगजेब ने जो है किस धर्म को मानता है तो यह जो दोस्तों सुन्नी धर्म से जो है इसका संबंध है। फिर औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करें इनके गुरु कौन थे तो मीर मोहम्मद हकीम जो है इनके गुरु का नाम था। और औरंगजेब को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है इन्हें जो है दोस्तों जिंदा पीर के नाम से जाना जाता। तो इसके अलावा अगर हम बात करें औरंगजेब ने शिवानी को कहां पर कैद किया 1666 में जयपुर भवन में। इसके अलावा बात करें दोस्तों औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान पर गवर्नर था तो दक्कन का वह गवर्नर था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने किसकी हत्या कर दी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा की जाती है औरंगजेब द्वारा की जाती है। और जजिया कर को पुनः किसने लगाया दोस्तों औरंगजेब द्वारा लगाया जाता है। कब लगाया जाता है 1679 में। इसके बाद बात करें जजिया कर किसने वसूल किया किससे वसूल किया जाता हिंदुओं से जो दोस्तों यह कर लिया जाता था। औरंगजेब के बारे में कुछ तथ्य छूट गए थे। इसके अगर हम बात करें दोस्तों इन्होंने जो है अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। कब करवाया था 31 जुलाई 1658 को जो है पहली बार जो है इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था आगरा पर कब्जा करने के बाद। और देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 जो है देवराय के युद्ध सफल होने के बाद जो है औरंगजेब ने जो है दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शासन महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार जो यह राज्याभिषेक करवाता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं पुरंदर की संधि कब होती है दोस्तों पुरंदर की संधि 22 जून 1665 22 जून 1665 को जो है आपकी पुरंदर की संधि होती है जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। किसके बीच में जय सिंह एवं शिवाजी के बीच में यह संधि होती है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं अगला आता है बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया 1679 में जो है इसके द्वारा किया जाता है। औरंगाबाद में जो है औरंगाबाद वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों महाराष्ट्र में वहीं पर जो है औरंगजेब द्वारा जो है बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया जाता है। तो अगला आता है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कि किस मुगल शासक ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया तो औरंगजेब ने जो है बीजापुर एवं गोलकुंडा नामक साम्राज्य को जो है अपने साम्राज्य में मिला दिया। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किससे है तो गोलकुंडा के अबुल हसन से। तो अगला आता है कि औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया तो गोकुलायो राजा राम ने जो है इसका नेतृत्व किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो औरंगजेब के समय भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली तो किसने डाली राजा राम मोहन राय के भतीजे चूड़ामन के द्वारा डाली जाती है। तब आता है दोस्तों किस मुगल शासक के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी तो औरंगजेब के समय यह सबसे अधिक थी। तो अगला आता है कि औरंगजेब ने किसे अपने शासन का आधार बनाया तो किसे बनाया दोस्तों कुरान को जो है इसने अपने शासन का आधार बनाया। फिर आता है कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया तो 1665 में जो है यह आदेश देता है और इसकी मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। जो बीजापुर और गोलकुंडा थे दोस्तों यह दोनों बीजापुर जो है 1685 में जो है इसने अपने साम्राज्य में मिलाया और जो गोलकुंडा था दोस्तों 1627 में जो है इसे यह अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन औरंगजेब। फिर अगला आता है दोस्तों औरंगजेब को किस स्थान पर दफनाया जाता है तो खुलदाबाद वर्तमान रोजा में जो है इन्हें दफनाया जाता है। फिर आता है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ तो औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है दोस्तों 2 बार होता है। फिर अगला जो आता है कि जवाबिद का संबंध किससे है तो राज्य कानून से है। फिर आता है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था तो कंधार के लिए था। औरंगजेब ने दोस्तों 1665 ईस्वी में जो है हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश तो दे दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए जो प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे सोमनाथ का मंदिर
बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर, ये सभी मंदिर जो है दोस्तों किसके द्वारा तोड़े गए? औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए। और यही औरंगजेब दोस्तों दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश को जो है दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश में परिवर्तन करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। और जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री जो फ्राइंग कोइस बर्नियर की हम बात करें दोस्तों, फ्राइंग कोइस बर्नियर, इसकी अगर हम बात करें, यह जो है औरंगजेब के समय जो है चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक। इसको भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो फैक्ट सीरीज है दोस्तों आपके सामने। फिर आता दोस्तों, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? यानी कि सूरत को कहा जाता था। फिर आता है, किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया? तो औरंगजेब ने डाल दिया। फिर आता है कि किस शासक के समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे अधिक थी? तो औरंगजेब के समय थी। और इसकी बात करें दोस्तों, और औरंगजेब की 20 फरवरी 1707 ईस्वी में इसमें जो है मृत्यु हो जाती है और इसे खुलदाबाद, जो अब कहाँ पर है, रोजा कहलाता है, में दफनाया गया है। और इसके समय जो सूबों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 20 जो है इसके समय सूबों की संख्या थी। ये जो सभी प्रमुख जो फैक्ट थे दोस्तों औरंगजेब के समय में, इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। फिर बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके बाद जो शासक हुए दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो ये आप सभी के इन सभी को जो अच्छे से देख लेना है एक बार। उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इन्हें एक बार अच्छे से देख लेना है कि ये जो शासक है दोस्तों, इन सभी को आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो सभी फैक्ट सीरीज है दोस्तों, इनको जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये है जो आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। फिर आलमगीर द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन बैठा? शाह आलम द्वितीय 1806 से 1837 तक। ये सभी जो फैक्ट थे इनको आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। फिर अगला आता दोस्तों, अकबर द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? मुगल वंश का घृणित कायर किस शासक को कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। बहादुर शाह का अन्य नाम क्या था? तो ये सभी जो है शाहजहां के बाद, इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर अगला आता है दोस्तों, यह इससे भी आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद जो आता है अंतिम आता है आपका मुगल शासन व्यवस्था। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो है अक्सर 1 नंबर का प्रश्न आप यहाँ से जो है काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो बात करते हैं काल में मुगल काल में मंत्रिपरिषद किसे कहा जाता है दोस्तों? विजारत को कहा जाता है। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट करना है। बाबर के समय कौन सा पद अत्यधिक महत्वपूर्ण था? कौन सा था दोस्तों? वजीर का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण था। फिर आता है कि औरंगजेब के समय किसने दीवान के पद पर सबसे अधिक समय तक कार्य किया? तो असद खान ने जो है सबसे अधिक समय तक कार्य किया। फिर आता है कि लगानहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता है? तो सद्र द्वारा जो है मुगल काल में लगानहीन भूमि का निरीक्षण किया जाता था। फिर आता है कि सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान कहलाता है। तो क्या कहलाता दोस्तों? मीर समान कहलाता है। फिर अगला आता है दोस्तों, इसके बाद जो आता है आपका कि सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो दरोगा एक डाक चौकी। जो मुगल काल में जो सूचना विभाग है, गुप्तचर विभाग है, उसे दरोगा एक डाक चौकी कहा जाता था। इसके अलावा प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, क्या थी दोस्तों? ग्राम थी। और शाहजहां के शासन में सरकार एवं परगना के मध्य कौन सी इकाई की स्थापना की गई थी? तो चकला की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में आने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो जो बादशाह के नियंत्रण में जो भूमि आती है दोस्तों, उसे जो है खालसा भूमि कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो जागीर की भूमि इसे कहा जाता था। फिर अगला आता है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की कौन सी प्रणाली अपनाया? कौन सी प्रणाली अपनाया? तो नस्क प्रणाली को दोस्तों इसके द्वारा अपनाया जाता है। फिर औरंगजेब के समय में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का आधा भाग। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मुगल काल में रुपये की ढलाई किसके द्वारा समय में हुई थी? तो औरंगजेब के समय में हुई थी। तो यह है दोस्तों हमारी जो अंतिम स्लाइड है इस सेशन की मुगल से संबंधित। तो इसमें है दोस्तों काफी फैक्ट सीरीज जो आपके मुगल से संबंधित कवर हो चुके हैं। तो आना सिक्के का प्रचलन किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो चांदी का रुपया जो है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार
था। अब आता है दोस्तों मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनसबदारी प्रथा पर जो दोस्तों यह आधारित थी। फिर आता है कि मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर द्वारा जो है दोस्तों इसे प्रारंभ किया जाता था। तो यह है दोस्तों फैक्ट सीरीज है किससे संबंधित? मुगल वंश से संबंधित सभी फैक्ट सीरीज हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। यहाँ से दोस्तों हो उम्मीद करता हूँ यहाँ से जो है आपको आपके एग्जाम में जो है काफी सहायता प्राप्त होगी। तो ये इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको अन्य जो है जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, यानी कि जो 1206 से लेकर 1500 कुछ तक है, अगर आपको इसी प्रकार से चाहिए दोस्तों तो आपको जो है ऑनलाइन अगर आपको फैक्ट सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य वीडियो दोस्तों इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, फिर आपको जो है कमेंट जरूर करना है। आपके लिए दोस्तों वह जो है प्रोवाइड हो जाएगी। तो यदि दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो है आपके जो है काफ़ी ज़्यादा जो फैक्ट सीरीज है वह जो है कवर हो चुके हैं। तो आपने दोस्तों जो है इससे क्या होता है कि आपने जो है सभी चीज़ें पढ़ी है। दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा होगा, मुगल वंश आपने पढ़ा होगा, पूरी हिस्ट्री दोस्तों आपने पढ़ी होगी। लेकिन अगर आप लास्ट में जो है किसी भी किताब को अगर लास्ट में आप पढ़ने के बाद अगर उसकी वन लाइनर या किसी का लेक्चर देखते हैं, मैराथन क्लास देखते हैं, तो आपके माइंड में जो है वह सारी चीज़ें जो है जो भी आपने पढ़ी होगी एकदम से आसानी से छप जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो काफ़ी जो टेस्ट सीरीज है यानी कि काफ़ी जो फैक्ट है यहाँ पर जो है आपके कवर हो चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ, ऐसी मेरी उम्मीद है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो भी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अगर आपको वीडियो की ज़रूरत है दोस्तों तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ त्रुटियां नज़र आती है दोस्तों तो आप कमेंट करें, कुछ मिस्टेक हो गई होगी, मिसप्रिंट हो गया होगा तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी और इस चैनल को करें सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।